साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2022 के लिए टेस्ट देख रहे हैं। तो उसी के तहत हम लोग अभी तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी यूपी पीसीएस की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाएं कराई गई हैं, जिसमें जीएस के पोर्शन पूछे गए हैं, उन प्रश्न पत्रों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा जो 2021 की थी, जो कि आपका 24 अक्टूबर 2021 को इसका प्रश्न पत्र हुआ था, उस पेपर को यहाँ पर पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग शुरू के 75 क्वेश्चन को कवर करेंगे और इसके नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट 75 क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इतिहास वाले पोर्शन को देखते हैं। तो इसमें प्राचीन इतिहास का प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ तीर्थंकर है, दूसरी तरफ निर्माण स्थल है। तो देखिए, इसमें ऋषभनाथ का निर्माण स्थल अष्टापद है, जबकि वासुपूज्य का निर्माण स्थल जो है शमेध शिखर नहीं था, बल्कि इनका जो था चंपापुरी था। ठीक है, तो इसलिए बी ऑप्शन आपका सही नहीं है। जबकि नेमिनाथ का उज्जयंत था और महावीर का पावापुरी था। अब इसके बारे में व्याख्या देखें तो वासुपूज्य जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे। इनकी माता का नाम जया देवी और पिता का नाम वसुपूज्य था। इनके शरीर का वर्ण लाल और चिन्ह भैंसा था। ठीक है, शरीर का वर्ण जो था लाल और इनका जो चिन्ह था वो भैंसा था। वासुपूज्य स्वामी का जन्म चंपापुरी के इच्छांकु वंश में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हुआ था और चंपापुरी में ही इनको निर्माण प्राप्त हुआ था। जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर थे विमलनाथ और इनका निर्माण स्थल जो था वो शमेध शिखर था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यहाँ से जो है खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले थे और इन अवशेषों को हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया था। आगे चलते हैं। सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य हैं? दो कथन दिए गए हैं। पहला है सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला था, ये भी सही। दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या देखें तो सातवाहन शासकों की भाषा प्राकृत तथा लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहन शासक हाल ने प्राकृत भाषा में श्रृंगार रस का मुक्त काव्य गाथा सप्तशती लिखा था तथा सातवाहन काल में स्थापत्य तथा मूर्तिकला के उदाहरण प्राप्त हुए हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित रहे हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, ये मध्यकालीन इतिहास से संबंधित प्रश्न है। नीचे दो कथन दिए हैं, कथन और कारण वाला प्रश्न है। अभिकथन है कि मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। कारण, केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। तो आयोग ने इसका ए उत्तर सही माना है, मतलब कथन कारण सही है और उसकी व्याख्या भी सही है। तो देखिए, यद्यपि यह विवाद का विषय है कि मुगल साम्राज्य एक सैनिक राज्य था, परंतु अधिकतर इतिहासकार यह मानते हैं कि लगभग सभी मनसबदारों को सैन्य दायित्व प्रदान किया गया था। साथ ही मुगलों के पास एक बड़ी सेना भी थी जिसने मुगल साम्राज्य के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण में बड़ी भूमिका निभाई थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? शासक और उनका राज्य। राणा हमीर मेवाड़ संबंधित थे, राणा चुंडा मारवाड़ से, मलिक राजा फारूकी खानदेश से, जबकि मलिक सरवर ख्वाजा जहां ये मालवा से नहीं बल्कि जौनपुर सल्तनत से संबंधित थे। इसलिए डी आपको सुमेलित नहीं है। देखिए, जौनपुर सल्तनत उत्तर भारत में 1394 से लेकर के 1479 ईस्वी के मध्य एक स्वतंत्र इस्लामिक राज्य था। इस सल्तनत पर सरकी राजवंश का शासन था। इसकी स्थापना 1394 ईस्वी में ख्वाजा ए जहां मलिक सरवर के द्वारा की गई थी। आधुनिक इतिहास संबंधित प्रश्नों को देखें तो उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना साल्ट वर्कर्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे। तो ये थे बेब मिलर। इसकी व्याख्या देखें तो देखिए, मई 1930 में बम्बई में अमेरिका के न्यू फ्रीमैन अखबार के पत्रकार बेब मिलर ने अपनी आंखों के सामने निहत्थे सत्याग्रहियों पर नृशंस अत्याचार का सजीव वर्णन किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बम्बई में धरसना इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया था। यहाँ पर 21 मई 1930 को सरोजिनी नायडू, इमाम साहब एवं महात्मा गांधी के पुत्र मणिलाल के नेतृत्व में लगभग 2000 कार्यकर्ताओं ने धरसना नामक कारखाने का घेराव किया था। अंग्रेजों द्वारा इन पर भीषण लाठीचार्ज किया गया था, जिसके कारण 2 सत्याग्रहियों की मृत्यु हो गई थी। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो इसमें भगत सिंह, यशपाल, छबील दास शामिल थे, परंतु अंबिका चक्रवर्ती इसमें शामिल नहीं थे।
देखिए वर्ष 1926 में लाहौर, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, सरदार भगत सिंह, छबील दास एवं यशपाल ने मिलकर के नौजवान सभा की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य भारत में मजदूर एवं किसानों का राज्य स्थापित करना था। आगे चलते हैं, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालक्रमानुसार हमें यहाँ पर व्यवस्थित करना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले रॉल्फ फिच हैं, फिर आपके विलियम हॉकिंस हैं, इसके बाद निकोलस डाउंटन है और सबसे लास्ट में सर थॉमस रो हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए विलियम हॉकिंस इंग्लैंड का राजदूत था जो अगस्त 1608 में सूरत पहुँचता है तथा अप्रैल 1609 में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आगरा पहुँचता है। रॉल्फ फिच भारत आने वाला पहला इंग्लिश यात्री था, वह 1583 ईस्वी में आगरा पहुंचता है। सर थॉमस रो एक ब्रिटिश राजदूत था जो सितंबर 1615 में जहांगीर के दरबार में आता है तथा निकोलस डाउंटन मार्च 1615 में भारत आया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो देखिए इसमें मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी ये सभी शामिल थे, परंतु M.A. अंसारी इसमें शामिल नहीं थे। डी ऑप्शन। देखिए कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया था। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। इस मुकदमे में M.N. राय, सी पाद, अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण लाल शर्मा तथा सिंगार वेलू चेहियार अभियुक्त बनाए गए थे, परंतु इसमें M.A. अंसारी शामिल नहीं थे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 10, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपर्युक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था? तो ये कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। उपर्युक्त अवसर पर बोलते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत का बीज बो गए हैं, हम इस शरारत को और नहीं बढ़ाना चाहते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनके कालक्रमानुसार उन्हें व्यवस्थित करना है। तो देखिए इसमें आपका सबसे पहले साइमन कमीशन का गठन होगा। साइमन कमीशन गठन के बाद जो है दूसरे नंबर पर नेहरू रिपोर्ट 1928 की, फिर शारदा अधिनियम आएगा 1929 में, फिर सबसे लास्ट में दांडी मार्च आएगा 1930 में। इस प्रकार से ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं इसमें, देखिए शारदा अधिनियम 1929 का है, नेहरू रिपोर्ट 1928 का है, साइमन कमीशन गठन 1927 में और दांडी मार्च 1930 का है। आगे चलते हैं, भारतीय इतिहास के संदर्भ में बायकोम सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? पहला, यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था, ये भी सही। दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। देखिए केरल के हिंदू समाज में अस्पृश्यता तथा जातिगत भेदभाव के विरुद्ध तत्कालीन त्रावणकोर, जो कि वर्तमान में केरल का अंग है, में एक सामाजिक विरोध प्रदर्शन का आयोजन हुआ था जिसे वायकोम सत्याग्रह, जो कि 1924 से 25 तक चलता है, नाम दिया गया था। मार्च 1925 में महात्मा गांधी ने वायकोम पहुंचकर वायकोम सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। आगे चलते हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? तो सर विलियम जोन्स थे। इसकी स्थापना इन्होंने 15 जनवरी 1784 को की थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य ओरिएंटल स्टडीज़ को बढ़ावा देना था। अगला है, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने नहीं की थी। देखिए गोपाल कृष्ण गोखले ने बनारस में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 21वें सत्र, जो कि 1905 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 और 1939 में तथा लाला लाजपत राय ने वर्ष 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी, और बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस की अध्यक्षता कभी नहीं की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया था? तो ये क्या था? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। देखिए भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का निर्माण देश के प्रशासन में भारतीयों को शामिल करने के उद्देश्य हेतु किया गया था। इस अधिनियम ने कार्यकारी व विधायी उद्देश्य हेतु गवर्नर जनरल की परिषद की संरचना में बदलाव किया था। यह प्रथम अवसर था जब गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों को अलग अलग विभाग सौंपकर विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत एल आला की स्थापना की थी? तो ये की थी लाहौर में। रणजीत सिंह का 4
राज्य जो 4 प्रांतों कश्मीर, मुल्तान, पेशावर और लाहौर में बटा हुआ था। रणजीत सिंह की न्याय व्यवस्था कठोर थी। राज्य की सर्वोच्च अदालत का नाम अदालत-ए-आला थी। यह अदालत लाहौर में स्थित थी। रणजीत सिंह स्वयं इसके प्रधान न्यायाधीश थे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ज्योग्राफी से। तो देखिए इसमें भारत का भूगोल संबंधित है। एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यह से कथन सही है? पहला, यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। यह कथन आपका सही नहीं है। दूसरा, यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। ये आपका सही है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। देखिए एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित ताप विद्युत इकाई की स्थापना वर्ष 1977 में की गई थी, जबकि इसका संचालन वर्ष 1982 से किया जा रहा है। यह एनटीपीसी की पहली इकाई है। सिंगरौली क्षेत्र 2 राज्यों के 2 जिलों में विस्तारित है, अर्थात मध्य प्रदेश में सिंधी तथा उत्तर प्रदेश में सोनभद्र। ठीक है, तो यहाँ छत्तीसगढ़ का कहीं नाम नहीं है। इस क्षेत्र में 3 सुपर ताप विद्युत परियोजनाएं हैं। सिंगरौली एवं रिहंद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में तथा विंध्याचल संयंत्र उत्तर मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो यह है पश्चिमी विक्षोभ, सी ऑप्शन। देखिए शीतकाल में नवंबर से जनवरी तक भूमध्य सागर के शीतोष्ण चक्रवातों का भारत में आगमन होने के कारण वर्षा एवं तूफानी मौसम का आगमन होता है। इसे पछुआ विक्षोभ कहा जाता है। उत्तरी मैदानी भागों में पंजाब, हरियाणा से बिहार तक शीतकालीन वर्षा का यह प्रमुख कारण होता है और इससे रबी की फसल को लाभ होता है। लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? तो लौंग जो है ये फूल कली का निरूपण है। लौंग का वैज्ञानिक नाम सीजीजियम एरोमेटिकम है तथा यह मीरटेशी कुल का पौधा है। यह मध्य कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका है, जिसे भारत में मसाला एवं औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। विश्व में इंडोनेशिया लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जबकि भारत में तमिलनाडु लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद दूसरे नंबर पर कर्नाटक, फिर केरल का स्थान आता है तीसरे नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? तो इसमें देखिए इसमें कैमरून, घाना, आइवरी कोस्ट है, परंतु इसमें लताविया जो यूरोपियन कंट्री है ये कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। तो देखिए कोको बीन्स का उत्पादन कोकोआ वृक्ष से होता है, जिसे सुखाकर चॉकलेट बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसके तेल का इस्तेमाल त्वचा एवं बालों में लगाने तथा खाना बनाने के लिए भी किया जाता है। विश्व में कोको के 3 सबसे बड़े उत्पादक देशों में आइवरी कोस्ट, घाना एवं इंडोनेशिया है। कैमरून भी कोको का एक बड़ा उत्पादक देश है। देखिए जबकि लताविया एक ऐसा देश है जो कोको का कम उत्पादन करता है। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सांभर झील जो है ये भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील जो है वो चिल्का झील है, जिसका क्षेत्रफल 1100 किलोमीटर से ज़्यादा है, जबकि सांभर झील देश की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। उपरोक्त दोनों झील जो है रामसर सूची के अंतर्गत शामिल हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो ये है आपकी चिल्का झील। पुलिकट झील जो है, देखिए पुलिकट झील चिल्का झील के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर श्रीहरिकोटा के बैरिकेड द्वीप पर स्थित है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित भारत की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा राज्य में अवस्थित है तथा जो कुलेरू झील है, कुलेरू झील यह ताजे पानी की झील है जो गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच अवस्थित है। आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित एक रामसर स्थल भी है यह। ठीक है, कुलेरू। किलीवेली झील की बात करें, किली जो डी ऑप्शन में, किलीवेली झील तमिलनाडु में स्थित किलीवेली झील पुलिकट झील के बाद दक्षिण भारत की दूसरी बड़ी खारे पानी की झील है। फरवरी 2021 में सरकार ने इस झील को पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए हुंडरू प्रपात स्वर्णरेखा नदी पर, चचाई प्रपात बीहड़ नदी पर, धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पर, परंतु बूढ़ा घाघ प्रपात जो है ये कांची नदी पर स्थित नहीं है। बूढ़ा घाघ प्रपात को लोध प्रपात के नाम से भी जाना जाता है। यह झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। यह बूढ़ा नदी का पानी 468 फीट की ऊंचाई से सुंदर मनोरम दृश्य बनाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 24 पे। देखिए यहाँ 2 सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। एक तरफ प्रमुख खनिज अन्वेषक अभिकरण हैं और दूसरी तरफ जो है मुख्यालय हैं। तो देखिए तेल व प्राकृतिक गैस आयोग कहाँ पे है?
तो ये आपका नई दिल्ली में है, 4 से मिला दीजिए। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड कहाँ पे है, ये नागपुर में, 3 से मिला दीजिए। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद में। राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर में, 1 से। तो 4321 अर्थात सी ऑप्शन आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, तो पुनपुन नदी, अजय नदी, जलांगी नदी है, परंतु जोग नदी इसका हिस्सा नहीं है। जोग नदी महानदी की सहायक नदी है जो भारत के उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। अगला है, 2 सूचियाँ दी गई हैं भारत के राज्य और सबसे ऊंची चोटी के बारे में, तो इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, तमिलनाडु कहाँ पे है, डोडा बेटा, तमिलनाडु डोडा बेटा चोटी, 4 से मिला दीजिए। राजस्थान में गुरशिखर चोटी है, 3 से मिला दीजिए। नागालैंड में आपकी शारामती चोटी है, 2 से मिला दीजिए। मध्य प्रदेश में धूपगढ़ चोटी है, 1 से मिला दीजिए। तो 4321 डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, नीचे कथन कारण वाले प्रश्न है। कथन है कि तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। सही है। कारण, नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही हो रही है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, ऐतिहासिक रूप से तीस्ता नदी गंगा नदी प्रणाली का अंग थी और 3 अलग अलग नदियों यथा करातोया, पूर्णभाभा तथा अतराई या त्रिस्रोता के रूप में पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती थी। हालांकि 1787 ईस्वी में आई बाढ़ के पश्चात इसने अपना मार्ग बदल लिया और दक्षिण पूर्व की ओर विस्थापित होकर ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में शामिल हो गई। नदी अपहरण जो है ये हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण रहा है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रम है जिस द्वारा एक प्रबल नदी अपने शीर्ष की ओर अधिक अपरदन करके अपने समीप प्रवाहित होने वाली अन्य नदी के जल को अपनी धारा में मिला लेती है। विश्व के भूगोल को देखें तो यहाँ पर 2 सूचियाँ हैं स्थान और जनजात की। इसमें बताना कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। अलास्का में कोरियाक जनजात नहीं पाई जाती है, ठीक है, ये रूस की जनजाति है। कोरियाक जो है ये रूस की जनजाति है, ना कि अलास्का की। बोर्नियो में पुनान जनजाति पाई जाती है। अरब मरुस्थल में रुआला और स्वीडन तथा फिनलैंड में लैप्स जनजाति पाई जाती है। देखिए, ध्यान रखिए, कोरियाक जनजाति जो है ये आपका रूस और यूक्रेन दोनों जगह पे पाई जाती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मेकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। मेकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है। सही बात है। कहाँ से होता है? तिब्बत के पठार से। मेकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है, तो ये कथन आपका सही नहीं है। तो पहला वाला कथन यहाँ पर आपका सही है। देखिए, मेकांग डेल्टा कंबोडिया और दक्षिणी वियतनाम में स्थित है। मेकांग डेल्टा जो है कंबोडिया और दक्षिणी वियतनाम में, जहां मेकांग नदी दक्षिण चीन सागर तक पहुंचती है। यह नदी तिब्बत के पठार से निकलती है, 3000 मील प्रवाहित होकर दक्षिण चीन सागर में गिरती है। यह 6 देशों चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया तथा वियतनाम से होकर प्रवाहित होती है। यह म्यांमार, लाओस तथा लाओस, थाईलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है। अगला है, कौन सा युग सुमेलित नहीं है स्थानीय पवनों के नाम और स्थान में। तो देखिए, लेवेश स्पेन में, ब्रिकफिल्डर ऑस्ट्रेलिया, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका, जबकि शामल जो है ये ऑस्ट्रिया का नहीं है। शामल ऑस्ट्रिया का नहीं है, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। शामल जो है ये एक गर्म शुष्क एवं धूप भरी हवा होती है जो इराक, ईरान और अरब प्रायद्वीप में उत्तर या उत्तर पश्चिम प्रवाहित होती है। इनकी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में किस देश में स्थित हैं? तो ये आपके जापान में, नोबी और कांतो जापान में स्थित हैं। देखिए, नोबी या जापान में 1800 वर्ग किलोमीटर में फैला मैदान है जो ईबी, कीशो एवं नागरा नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ मृदा से निर्मित है। कांतो यह जापान का सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र है जो मध्य होकैंडो के बाद होंशु आता है। होंशु के कांतो क्षेत्र में 17,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला है, इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम कौन सा है? पूर्व से, तो यहाँ हमें जो क्रम बताना है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बताना है। तो इसमें देखिए आपका सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक, ठीक है। तो देखिए, इंडोनेशिया द्वीप समूह में पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर जाने वाले प्रमुख द्वीप जो हैं सुमात्रा, जावा, बाली तथा लोम्बोका है। आगे चलते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? काला सागर के तट पर स्थित नहीं है। तो ये काला सागर के तट पर टर्की, जॉर्जिया, बुल्गारिया, परंतु सीरिया नहीं है। आगे चलते हैं। 2 सूचियां हैं ज्वालामुखी पर्वत की और किस देश में अवस्थित है, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, माउंट रेनर यूएसए में 4 से मिला दीजिए। माउंट एटना इटली में 1 से। माउंट पेरिकुटिन जो है ये मैक्सिको 2 से मिला दीजिए। और माउंट एपो जो है ये आपका फिलीपींस 3 से मिला दीजिए। तो ये आपका विकल्प हो जाएगा 4, 1, 2, 3। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, माउंट रेनर यूएसए, माउंट एटना इटली, माउंट पेरिकुटिन मैक्सिको, माउंट एपो फिलीपींस। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है? तो देखिए, मडीरा जो है ये कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है। मडीरा पुर्तगाल के 2 स्वायत्त क्षेत्रों में से एक है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है। कहाँ पे स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ना कि कैरेबियन सागर में। कैरेबियन सागर में ग्रेनाडा, मोंटसेराट और एंगुइला स्थित हैं। आगे चलते हैं। अगला है पर्यावरण संबंधित प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए, वर्ष 1994 को संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाए जाने का संकल्प पारित किया था। इसी तारीख को वर्ष 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था, जो विश्व में सबसे ज़्यादा देशों द्वारा हस्ताक्षरित प्रोटोकॉल है। वर्ष 2021 की विश्व ओजोन दिवस की जो थीम थी वो क्या थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई कहाँ से? ये क्योटो प्रोटोकॉल से उत्पन्न होती है। क्योटो प्रोटोकॉल। तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी पैनल IPCC ने क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए एक कार्बन क्रेडिट प्रस्ताव विकसित किया। क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने वाले देशों के लिए यह बाध्यकारी प्रावधान था। कार्बन क्रेडिट एक परमिट है जो कंपनी को कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीन हाउस गैसों की एक निश्चित मात्रा का उत्सर्जन करने की अनुमति देती है। एक क्रेडिट 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर द्रव्यमान के उत्सर्जन की अनुमति देता है। नीचे कथन करने वाले प्रश्न है, तो यहाँ पर देखते हैं। कथन है कि पारिस्थितिक तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। तो ये गलत है, कथन गलत है, कारण मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, ये सही है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? तो देखिए, इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को 0 तक नीचे लाना होगा, ये कथन गलत है। इसका अभिप्राय है किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण से होगी। तो यहाँ पर दूसरा वाला कथन सही है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। देखिए, नेट जीरो का तात्पर्य उत्पादित ग्रीन हाउस गैस की मात्रा और वातावरण से अवशोषित की गई गैस की मात्रा के बीच संतुलन होना है। वैश्विक ऊष्मन को 2050 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि तक सीमित करने हेतु विश्व के वैज्ञानिकों ने नेट जीरो 2050 की अवधारणा विकसित की है। वर्ष 2015 में पेरिस पर्यावरण सम्मेलन में यह लक्ष्य तय किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा ऊर्जा क्षेत्र को वर्ष 2050 तक नेट जीरो पहुंचाने हेतु एक रोडमैप तैयार किया गया है। भूटान वर्तमान में कार्बन नेगेटिव वाला देश है तथा वर्ष 2050 तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रिया ने वर्ष 2040 तक, अर्जेंटीना ने 2050 तक, चीन ने 2060 तक और भारत 2070 तक नेट जीरो प्राप्ति का लक्ष्य रखा हुआ है। आगे चलते हैं। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है किससे? तो ये जो है आपका ताप विद्युत संयंत्र से यह होता है। फ्लाई ऐश वायु एवं जल प्रदूषण का एक प्रमुख कारक है। कोयला एवं लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र इसके प्रमुख स्रोत हैं। 22 अप्रैल 2021 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था कि सभी ताप विद्युत संयंत्र फ्लाई ऐश का पर्यावरण अनुकूलन तरीके से उनके द्वारा उत्पन्न राख अर्थात फ्लाई ऐश का 100% उपयोग सुनिश्चित करें। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है? तो धूल के कण। वायुमंडल में वायु की गति के कारण सूक्ष्म धूल के कण उड़ते रहते हैं। ये धूल कण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश में लाल एवं नारंगी रंग की छटाओं का निर्माण करते हैं। आकाश का नीला रंग धूल के कणों के कारण ही दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में 2 सूचियां हैं, एक तरफ जैवमंडल है, दूसरी तरफ अवस्थित कहाँ पे अवस्थित है वो। ठीक है, तो देखते हैं। शिमलीपाल, आपका सिमलीपाल कहाँ पे है? उड़ीसा में 4 से मिलाइए। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश 3 से मिला दीजिए। नंदा देवी उत्तराखंड 1 से। नोकरेक मेघालय 2 से मिला दीजिए। 4312 अर्थात
बी ऑप्शन जो है आपका वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक नवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो ये आपका पेट्रोलियम है, जबकि सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, बायोगैस ये नवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत हैं। आगे चलते हैं, देखिए रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व के मापन के लिए होता है? तो धुएं के मापन के लिए। रिंगेलमैन स्केल धुएं के वास्तविक घनत्व या अपारदर्शिता के मापन का एक पैमाना है। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? 1986 में। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, इको पार्क प्रतीक निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये जो है पर्यावरण के प्रति सुरक्षित सामग्री से इसका संबंध है। यह योजना जो है भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रशासित है। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके पदेन अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। आगे चलते हैं, विज्ञान संबंधित प्रश्नों को देखें। भौतिक विज्ञान का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार परावैंगनिक किरणों को काटता है? कौन सा प्रकार काटता है? तो क्रुक्स कांच जो है ये परावैंगनिक किरणों को काटता है। क्रुक्स कांच एक विशेष प्रकार का कांच होता है जिसमें शेरियम ऑक्साइड और सूर्य की परावैंगनिक किरणों को काटने में सक्षम होता है, और इस प्रकार धूप का चश्मा बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? पहला, यह एक अदिश राशि है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है, सही बात है। यह एक सदिश राशि नहीं, तो यहाँ पर केवल पहला वाला ऑप्शन ही आपका सही है। किसी बिंदु पर विद्युत विभव को प्रायः एक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने के लिए किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक जूल प्रति कूलाम है। विद्युत विभव जो है एक अदिश राशि है जिसका, जबकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। विद्युत विभव एक अदिश राशि, जबकि विद्युत क्षेत्र जो है एक सदिश राशि है। आगे चलते हैं, रसायन विज्ञान संबंधित प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है? एलपीजी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो यह है ब्यूटेन। ठीक है, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण है। इसका उपयोग खाना बनाने, रोशनी पैदा करने तथा वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। एलपीजी को अपेक्षाकृत कम दाब पर द्रव में संपीड़ित किया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 51 पर। निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? किस पर होता है? तो न्यूट्रिनो पर। न्यूट्रिनो जो है एक उप परमाणु कण है जो एक इलेक्ट्रॉन के समान होता है। इसमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता है एवं बहुत कम द्रव्यमान होता है। न्यूट्रिनो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कणों में से एक है। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, किसका? तो ये क्लोरोफिल का तो है, आरएनए का भी है, डीएनए का भी, परंतु कार्बोहाइड्रेट का नहीं है। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित जैव अणु कार्बोहाइड्रेट है। रासायनिक दृष्टिकोण से यह कार्बन और पानी का एक संयोजन है। हालांकि सभी कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं, किंतु कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट हैं जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर भी पाया जाता है। खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाए तो निम्न से किसके कारण पानी निकलता है? तो ये परासरण के कारण पानी निकलता है। अगर हम खीरे को काटने के बाद उस पर नमक छिड़कते हैं तो परासरण की प्रक्रिया के कारण यह कुछ समय बाद पानी छोड़ता है। परासरण प्रक्रिया में नमक उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है। अगला है, रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? पहला, रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है, सही बात है। दूसरा, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया गया था, नहीं, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर बनाया गया था। तो पहला वाला यहाँ पे सही है, दूसरा वाला कथन आपका गलत है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक अम्ल होता है, सही बात है। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फॉस्फेट होता है, ये भी सही है। वहीं अगला, दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल की वजह से नहीं। दूध में लैक्टोज नामक शर्करा उपस्थित होता है और दूध में खट्टापन लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, ना कि नाइट्रिक अम्ल। तो सी वाला सही नहीं है। जबकि डी, अमाशय रस में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। आगे चलते हैं, जीव विज्ञान का प्रश्न है, रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है किसके माध्यम से? तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो रक्त शर्करा का स्तर आमतौर पर मिलीग्राम प्रति डेसीमीटर के रूप में, जबकि ग्राम प्रति लीटर का उपयोग द्रव्यमान सांद्रता के मापन में किया जाता है, तथा पार्ट्स प्रति मिलियन अर्थात पीपीएम का उपयोग एक संदूषक
तो जैसे कि मिट्टी, छोटे कण इत्यादि की सांद्रता को मापने के लिए किया जाता है। mmHg का उपयोग शरीर में तरल पदार्थों के दबाव को मापने में किया जाता है। रक्त में निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो मीथेमोग्लोबिन की वजह से होता है। मीथेमोग्लोबिन की वजह से यह होता है। तो देखिए, ब्लू बेबी सिंड्रोम शरीर में, ये जो है आपका शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन में रक्त की क्षमता के घटने का परिणाम होता है। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता इसका सबसे प्रमुख कारण है। मुख्य रूप से नवजात शिशु इस रोग से प्रभावित होते हैं। शिशु का शरीर नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदल देता है। ये नाइट्राइट लाल रक्त कोशिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके मीथोमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। मीथोमोग्लोबिन की अधिकता से शरीर की कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती है और यह स्थिति ब्लू बेबी सिंड्रोम है। अगला है बाटुलिज्म। ये क्या है? तो भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन बाटुलिज्म कहलाता है। खाद्य जनित बाटुलिज्म एक गंभीर बीमारी है। यह आमतौर पर दूषित खाद्य पदार्थों में बनने वाले शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन बाटुलिनम विषाक्त पदार्थों के अंतर्ग्रहण से होता है। बाटुलिज्म विषाक्तता के 7 प्रकार हैं जो ए से लेकर जी तक हैं, जिनमें ABEF मानव में बाटुलिज्म का कारण बनते हैं। शेष 3 जो हैं वो अन्य स्तनधारियों एवं पक्षियों में बाटुलिज्म का कारण बनते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक नहीं है? तो देखिए, इसमें लाइकेन और मॉश ये दोनों ही वायु प्रदूषण के महत्वपूर्ण सूचक हैं, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी सही विकल्प नहीं है। लाइकेन और मॉश दोनों वायु प्रदूषण के महत्वपूर्ण सूचक हैं। यदि वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो लाइकेन समाप्त होने लगते हैं। लाइकेन कवक एवं शैवाल प्रजाति के हैं जो पेड़ों के तने एवं चट्टानों पर पाए जाते हैं। मांस भी लाइकेन की ही बात होते हैं जो चट्टानों में पेड़ों की सतहों पर पाए जाते हैं। वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होने पर मांस समाप्त या कम होने लगते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो आयोग ने विकल्प माना था वो लाइकेन को माना है। अगला है राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न से कौन सा रोग होता है? तो इसकी वजह से चेइलोसिस, राइबोफ्लेविन की वजह से चेइलोसिस नामक रोग होता है। राइबोफ्लेविन मतलब विटामिन B2 की कमी तंत्रिका संबंधी बीमारियों, एनीमिया और हृदय रोगों से जुड़ी हुई। इसकी कमी से चेइलोसिस रोग होता है जिसमें होंठ फटने की समस्या सामान्य होती है। अगला है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, विटामिन ए संतरे में नहीं होता है। विटामिन ए जो है ये संतरे में नहीं होता है बल्कि आपका पालक इत्यादि में होता है। विटामिन सी नींबू में होता है, सही है। विटामिन डी काट मछली का तेल में होता है, ये भी सही। विटामिन B6 धान के चोकर में होता है, ये भी सही है। देखिए, संतरा जो है ये पोषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें बड़ी मात्रा में विटामिन सी, फोलेट, कैल्शियम आदि प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वहित नहीं है, मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता है? देखिए, डेंगू ज्वार, फाइलेरियासिस और मलेरिया ये मच्छर जनित है, परंतु निद्रा रोग जो है ये सीसी मक्खी के द्वारा वहित है, परंतु इसका कारण प्रोटोजोआ होता है। डेंगू, मलेरिया और फाइलेरियासिस के वाहक जो होते हैं वो मच्छर ही होते हैं। निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? तो ये मोरेशी जो कुल का पौधा होता है उससे बनाया जाता है। टापा कपड़ा बनाने हेतु सहतूत परिवार अर्थात मोरेशी के पौधों की आंतरिक छाल का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त ब्रेड फ्रूट एवं ममाकी का भी उपयोग किया जाता है। टापा वस्त्र प्रशांत महासागर के द्वीपों में मुख्य रूप से टोंगा, समोआ और फिजी में बना एक वार्ग क्लोथ है। टम्प शब्द ताहिती और कुक द्वीप से लिया गया है, जहां कैप्टन कुक इसे इकट्ठा करने वाले और बाकी दुनिया से परिचित कराने वाले प्रथम यूरोपीय थे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थान कहाँ पे होता है? तो ये है आपका ऑलिवियोलाई है। तो गैस विनिमय के दौरान ऑक्सीजन फेफड़ों से रक्त नली में चली जाती है, उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से फेफड़ों तक जाती है। यह प्रक्रिया फेफड़े में स्थित एल्वियोली एवं सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं के नेटवर्क के बीच संपन्न होती है। अगला है सामान्य दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो रेटिनॉल विटामिन ए होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। यह विटामिन नेत्र ज्योति के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। तो सामान्य दृष्टि की बात की जा रही है, ठीक है, तो उसके लिए विटामिन ए आवश्यक है। रतौंधी रोग जो है ये विटामिन ए की कमी से ही होता है। आगे चलते हैं, नीचे 2 कथन दिए, कथन करने वाला प्रश्न है। देखिए, कथन है मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता नहीं, ये कथन गलत है।
कारण शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो डी ऑप्शन है वो सही है कि ए गलत है, आर सही है। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं और इसलिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन द्वारा ग्रहण किए जाने की आवश्यकता होती है। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि श्वसन दर का ह्रास हो जाता है। ठीक है, इस वजह से। तो देखिए, किसी वस्तु का भंडारण काल स्टोरेज लाइफ उसकी श्वसन प्रक्रिया से प्रभावित होती है। किसी वस्तु को निम्न तापमान पर संग्रहित करने पर श्वसन दर घट जाती है तथा उसका संग्रहण काल बढ़ जाता है। वस्तु के आसपास ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रताओं पर पर्याप्त नियंत्रण भी श्वसन दर को घटाने में प्रभावी होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। राज्य व्यवस्था संबंधित प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? तो राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। ये कथन सही है। दूसरा, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। तो यहाँ पे दोनों कथन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 87(1) के तहत लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के उपरांत पहले सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में या दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे तथा संसद को उसके समन के कारणों से अवगत कराएंगे क्यों बुलाया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो देखिए, आम चुनाव में मतदान करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान, ये बिल्कुल है मौलिक कर्तव्य। देखिए, हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा तत्कालीन सोवियत संघ से ली गई है। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़े गए थे। इसके तहत भारतीय संविधान में भाग 4A तथा अनुच्छेद 51A जोड़ा गया है, जो नागरिकों हेतु 10 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करते हैं, परंतु वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों की संख्या में एक वृद्धि कर दी गई, अब 11 हैं तथा ये 10 से 11 हो गए। 11 प्रमुख मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, तो एक बार इनको देख लेते हैं। पहला, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पाँचवां, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। अगला है छठा, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। अगला है सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। आठवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन द्वारा सुधार की भावना का विकास करें। नौवां, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू लें। 11वां, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया है। अगला है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन कारण का प्रश्न है। कथन है, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। नहीं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, न कि राज्यसभा के। बी, लोकसभा, कारण क्या है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार के मंत्री बनने की पात्रता तो रखते हैं, परंतु ये उत्तरदायी लोकसभा के प्रति होता है। तो यहाँ पर पहला कथन गलत है, दूसरा वाला सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रावधान और स्रोत की, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, राज्य के नीति नेतृत्व आयरलैंड से, केंद्र की औषध शक्तियाँ जो है ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई हैं, ये कनाडा के संविधान से ली गई हैं केंद्र की औषध शक्तियाँ, ठीक है। जबकि आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से। तो यहाँ पे सी वाला सही सुमेलित नहीं है। एक मजबूत केंद्र के साथ संघ का प्रावधान, केंद्र के पास अपशिष्ट शक्तियाँ, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्र अधिकार आदि कनाडा के संविधान से लिया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की कार्रवाई में शून्यकाल का अर्थ क्या है? जब
प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का जो काल होता है वो आपका शून्यकाल होता है। संसद की प्रक्रिया नियम में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है। शून्यकाल वह समय होता है जब संसद सदस्य या सांसद तत्काल सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठा सकते हैं। शून्यकाल के दौरान मुद्दों को उठाने के लिए सांसदों को बैठक के दिन 10 बजे से पहले अध्यक्ष या सभापति को नोटिस देना होता है। देखिए, और यह प्रश्नकाल के बाद 12 बजे शुरू होने के कारण इसे शून्यकाल की संज्ञा दी गई है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो अनुच्छेद 267 267। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267(1) के तहत संसद आकस्मिकता निधि के गठन की व्यवस्था कर सकती है। ऐसी निधि में से कोई अग्रिम नहीं दिया जाएगा सिवाय ऐसे आकस्मिक व्यय की पूर्ति करने के प्रयोजन के लिए जिसका विधि द्वारा किए गए विनियोगों के अधीन संसद द्वारा प्राधिकृत किया जाना लंबित है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो इसमें देखिए, संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष एवं संघीय वर्ड का इस्तेमाल नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल महत्वपूर्ण शब्द प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, क्षमता है, समानता नहीं समता है तथा बंधुत्व। परंतु संघीय शब्द भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 1 में संघ, यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया, न कि फेडरल का इस्तेमाल किया गया है। अगला है, पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए, उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है हमें। तो देखिए, इसमें सबसे पहले BR मेहता समिति आएगी, फिर आपका अशोक मेहता समिति आएंगे, BR मेहता, फिर अशोक मेहता, फिर आपके GKV राव समिति तीसरे, और फिर आपके LM सिंघवी समिति 4 पे आ जाएंगे। ठीक है, नहीं, चौथे पे जो है आपका जाएगा, हाँ, LM सिंघवी समिति। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3142। या फिर से देख लीजिए, बलवंत राय मेहता समिति जनवरी 1957 में 3 स्तरीय पंचायत व्यवस्था की सिफारिश। अशोक मेहता समिति दिसंबर 1977 2 स्तरीय पंचायत व्यवस्था की सिफारिश। LM सिंघवी समिति वर्ष 1985 नियोजन की आधारभूत इकाई जिला की सिफारिश। GKV राव समिति वर्ष 1986 पंचायत को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की सिफारिश की गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 75 क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट जो बचे हुए 75 क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर कर देंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।